तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज परमार और आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैं आप बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप सीधा किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी मजाक मस्ती के। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। मतलब द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसमें कितना डिक्रीमेंट है, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसकी पहली सेल और ये इसकी दूसरी शेल। अब इसमें क्या होगा कि पहली शेल में हमारा जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरी शेल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्योंकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अब ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आपस में पास आएंगे। बट क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर। लड़की लड़की को कभी पसंद नहीं करती, लड़का लड़के को हमेशा पसंद करता है। तो लड़का और लड़की के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। और लड़की लड़की के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स। वो हमेशा ही एक दूसरे की बुरा ही करेगी, ये देख लेना आप। तो मजाक मस्ती से हटकर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो ये ऐसे इन दोनों पर रिपल्सन फोर्स लगेगा और इधर भी रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब जो न्यूक्लियस इसको जिस इफेक्टिवनेस से अट्रैक्ट कर सकता था, अब उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्शन लग रहा है। तो जो अट्रैक्शन में डिक्रीज हुआ है, देखना, नेट फोर्स से कितना हो जाएगा अपना, नेट फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जितना ज्यादा रिपल्शन लगेगा उतना कम हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। कभी ये रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा और इसी डिक्रीमेंट को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी डिक्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जिसको डिनोट करते हैं अपन जेड इफेक्टिव से, जेड माइनस सिग्मा। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है अपना, एटॉमिक नंबर और सिग्मा क्या है हमारा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। मैं समझता हूं आपको नीचे का दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। अरे वेरी गुड, बहुत शानदार दिख रहा है नीचे का भी। तो सिग्मा क्या अपना स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो समझिए, जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, बट इनर शेल है उसके इलेक्ट्रॉन के कारण जो रिपल्शन हुआ, ठीक है, तो जो इनका नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और उसी डिक्रीमेंट को अपन बोलते हैं
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या होता है अपना स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो अब हम जेड इफेक्टिव निकालना सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये एक बार लिख लीजिए, फिर अपन जेड इफेक्टिव निकालना सीखते हैं। 1 2 3 मिटा दे, वेरी गुड, ये हमने मिटा दिया। तो मैं समझता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अब लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक खूबसूरत सी टेबल बना के बताऊंगा। उस टेबल को बेसिस पर ही आप किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन का आसानी से जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, ठीक है। तो टेबल बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी ऑर्बिटल में हो सकता है, एस और पी। कभी एस और पी ऑर्बिटल में है तो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, कभी इलेक्ट्रॉन एस और पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो हमारा जो एन शेल का, एन शेल, ये क्या है, nth शेल का, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब जिस सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस सेल में और भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अपना कितना रिपल्शन लगा रहे होंगे, उसका कंट्रीब्यूशन होगा 0.35, और उससे अंदर वाली शेल का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, n-1th, n सेल और n-1 सेल का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0.85, ठीक है। 0.85 जो जिस लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का हम जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, मतलब उसके साथ जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सारे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 0.35, उसके अंदर वाली शेल का कंट्रीब्यूशन होगा 0.85, और n-2, n-3 एंड सो ऑन, जितनी भी हमारी उसके नीचे वाली सेल्स रहेंगी उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1। कभी हमारा इलेक्ट्रॉन एस और पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो, ठीक है। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन एफ और डी में जा रहा है, डी और एफ ऑर्बिटल में जा रहा है, तो उस nth शेल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कभी डी और एफ में जा रहा है तो जिस इलेक्ट्रॉन का हम जेड इफेक्टिव निकालेंगे उसमें बाकी, उसको छोड़कर बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.35, और उसके नीचे वाली सेल, उसके अंदर वाली इनर शेल का इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कितना रिपल करेंगे उसको, 1.00, और उसके अंदर वाली जितनी भी रहेंगी उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा 1.00। तो इस टेबल को आप एक बार नोट कर लीजिए,
इस टेबल को आपने याद कर लिया तो आपको जेड इफेक्टिव आसानी से कहीं पर भी निकाल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, कभी एस और पी ऑर्बिटल में जा रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो उस वाली शेल का बचे हुए इलेक्ट्रॉन को, उसको छोड़कर बचे हुए इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 0.35। उससे एक अंदर वाली शेल का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा उन इलेक्ट्रॉन का, 0.85। और उसके अंदर जितनी भी शेल आए उन सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा n। ठीक है, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जा रहा है, तो डी एफ में जा रहा है तो nth शेल का कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारा 0.35 ही। बट बाकी जितनी भी उसके अंदर वाली शेल्स रहेगी उनके इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रहेगा 1 1। ठीक है, तो एक बार इस टेबल को नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं खूबसूरत से क्वेश्चंस। तो मैं समझता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा, पोस्ट करके नोट कर लीजिए और हम करेंगे क्वेश्चंस। मिटा दूं, 1 2 3 मिटा रहे हैं। इस टेबल को आप एक बार समझ लीजिए और याद कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, कैलकुलेट क्वेश्चन पहला। और इतने अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम कि सीधा जेई में मिलेंगे। कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन का हमें जेड इफेक्टिव निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप रहेगी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहेगी, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, तो हमें नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिग्मा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सिग्मा के हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मैंने लिखवा दिया है। तो सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन का करना है, तो इसको छोड़कर बाकी सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, सेकेंड शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जिसका हम निकाल रहे उसको छोड़कर, वो खुद पर तो रिपल्शन लगाएगा नहीं, बाकी इलेक्ट्रॉन उस पर रिपल्शन लगाएंगे, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़कर बाकी इलेक्ट्रॉन उस पर कितना रिपल्शन लगाएंगे, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास इंटू 0.35। उसी सेल में बाकी इलेक्ट्रॉन 0.35 का कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, उसके अंदर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0.85 0.85। तो अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 5 20 0 1.40। ठीक है, प्लस 2 5 10 2 8 16 17 1.70। ठीक है, अब इनका करेंगे कैलकुलेशन तो आ जाएगा 1 मतलब 7 4 11 1.13 3.10 इसका सिग्मा आ गया। सिग्मा क्या आ गया इसका, 3.10। अब इसका जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला है हमारे पास ये। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड कितना अपना, जेड है एटॉमिक नंबर 7 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना आ गया, 3.10। तो इसका जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 3.90। ये इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है 3.1, एटॉमिक नंबर है 7, और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा इसका 3.90। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम हमारा दूसरा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ 14th
इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। किसका? सल्फर का। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। ठीक है, तो हमें 14th इलेक्ट्रॉन का निकालना है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जेड क्या? अपना एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल लेंगे। अब उससे पहले सबसे पहली स्टेप में हम सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या? अपनी फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p4 3p4। ये हो गई सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हमसे 14th इलेक्ट्रॉन का पूछा है कि 14th इलेक्ट्रॉन कितना जेड इफेक्टिव लगाएगा। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, इस वाली शेल में 8 है, इसमें 1 है, और थर्ड शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 14th इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सी शेल में होगा ये सोचिए। फर्स्ट शेल में तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकंड शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड शेल में हमारे पास यहाँ तक टोटल 10 हो चुके हैं। थर्ड में 11 12 13 14 15 16 इतने इलेक्ट्रॉन है। समझ लो, 11th 12th 13th 14th 15th और 16th। तो वो आपसे 14th इलेक्ट्रॉन पूछे या 13th पूछे या 12th पूछे, तो सब रहेंगे तो थर्ड शेल में ही ना। तो थर्ड शेल का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? सिग्मा निकालेंगे। तो जिस इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे उसको छोड़कर बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे उस शेल के अंदर? तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक को छोड़ देंगे तो 5 इंटू उसी शेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35 प्लस n-1 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, उनका कंट्रीब्यूशन 0.85, ठीक है। उसके नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और उनका सबका कंट्रीब्यूशन होता है 1। तो अपना ऐसे जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा? ये सॉरी, अपना सिग्मा जाएगा इसको कैलकुलेट करने पर 10.5। अब जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जेड इफेक्टिव के लिए जेड कितना है? 16 माइनस सिग्मा 10.5 कितना हो जाता है? तो 5.5, इसका सिग्मा जाएगा 5.5। तो ऐसे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में चेंज करेंगे। 22nd इलेक्ट्रॉन ऑफ कोबाल्ट। किसका? 22nd इलेक्ट्रॉन ऑफ कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 27। कितना होता है? 27। तो अपने को जेड इफेक्टिव निकालना है, तो ये सब कैलकुलेशन मिटा देते हैं, ठीक है। अब मैं इसी में चेंज कर देता हूँ ना। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? 27 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 और 4s2। पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में, उसके बाद जाता है d में, बट मैंने आगे लिखा ताकि आपको पूरा ये शेल एक साथ दिखा सकूं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमसे 22nd इलेक्ट्रॉन का पूछा है, तो 22nd इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक हो गए, 20 और 21 2 3 4 5 6 7 सारे डी उसमें जाएंगे, डी ऑर्बिटल में जाएंगे। तो 22nd का निकालेंगे, तो जिस सेल का, जिस इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं उस सेल में उसका बचे हुए इलेक्ट्रॉन का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 14 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में। तो 22nd इलेक्ट्रॉन का निकालना, तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी कितने बचे? 14 इंटू उनका कंट्रीब्यूशन 0.35 प्लस उससे नीचे वाली का 8 इलेक्ट्रॉन है, कंट्रीब्यूशन 0.85 प्लस उससे नीचे में 2 इलेक्ट्रॉन है, उन सबका कंट्रीब्यूशन 1, और उसके ऊपर वाली शेल का सब कंट्रीब्यूशन 0 होता है। इसलिए मैंने लिखा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 0, क्योंकि उसका मतलब कुछ रहेगा नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा। अब इन सबका अपन कैलकुलेशन कर लेंगे।
तो अपना जेड इफेक्टिव आ जाएगा खूबसूरत सा 14.9। कितना आ जाएगा? 14.9। और अब सॉरी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ जाएगा 14.9 इन सबका कैलकुलेशन करने पर। अब जेड इफेक्टिव निकालना है तो 27 एटॉमिक नंबर माइनस 14.9, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना जाएगा? 12.1। 12.1 बा 10 26 और 1 27, ठीक है। तो 12.1 इसका जेड इफेक्टिव आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक स्पेशल केस, जैसे क्रोमियम और कॉपर, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही एक्सेप्शनल होती है, तो अपने को उस एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से ही ये निकालना है। ये तो आपने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब डी में जा रहा है, सॉरी यहाँ पे अपने मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या किया है? यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन भी 1 ही होगा, क्योंकि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है ना, तो उन सबका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो यही आएगा, क्योंकि वैल्यू मुझे रटी हुई थी, ठीक है। तो हाँ, वैल्यू तो यही आएगी 14.9, बाकी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा दो इसको। जैसे अपने क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, तो अपन क्रोमियम के निकाल लेते हैं। क्रोमियम के 23rd इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। किसके? क्रोमियम का। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनली होती है, जो कि मैं अभी यहीं लिख देता हूँ, 3d5 4s1, ठीक है। 3d5 4s1। हालांकि डी में 4 आने चाहिए और एस में 2 आने चाहिए थे, एक्सपेक्टेड ऐसा था, बट क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है एस ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा और ये 5 इलेक्ट्रॉन पूरे 5 ही ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे, डी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। अब इसका अपन को क्या पूछा? 23rd इलेक्ट्रॉन, तो 23rd भी इसी में आएगा और 24th भी इसी में आएगा, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आए। तो अब इसका हम सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा कैसे निकालेंगे? उसके ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन 0, बचे हुए कितने हैं? 5 6 11 और 2 13, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन है इसमें थर्ड शेल में, तो एक को छोड़कर 12 इंटू 0.35 का कंट्रीब्यूशन है। और उससे नीचे वाली जितनी भी शेल रहती है उन सब में कभी लास्ट इलेक्ट्रॉन अपना डी या एफ में जा रहा है ना, तो उसी शेल के का कंट्रीब्यूशन होता है 0.35, उससे नीचे वाले का कंट्रीब्यूशन होता है 1। आप जाके बेक करके टेबल देख सकते हैं। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4.2 प्लस 10 मतलब 14.2। अब इसका जेड इफेक्टिव निकालेंगे। एटॉमिक नंबर कितना है? 24 माइनस 14.2, तो ये कितना हो जाएगा? 9.8, है ना, 9.8। तो ये आ गया इसका जेड इफेक्टिव। ऐसा ही कॉपर की भी एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। वहाँ होता है 4s1 3d10, कॉपर में 4s1 3d10 हो जाता है। तो उसमें भी यही करना है। देखो सारे चेंज डी में हो रहे हैं, तो बस यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते रहेंगे अपन। तो आज के लिए आपको एक खूबसूरत सा क्वेश्चन दे देते हैं और इस लेक्चर का एंड करते हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे जेड इफेक्टिव ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, सॉरी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का देख लिया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन दोनों के लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव आप मुझे बताएंगे कमेंट में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।